अमित बहाल लंबे समय से फिल्म और सीरियल दोनों जगह काम करते आ रहे हैं। इसके साथ ही वह कलाकारों के हित में काम कर रही संस्था से भी जुड़े हुए हैं। आज फिल्म संगम चैनल पर हम अमित बहाल जी से एक लंबी बातचीत करते हैं और उनके करियर को में आए उतार चढ़ाव को भी जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, आपका एक लंबा करियर हो गया। आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ पहुँचने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या क्या पाते हैं? बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया और उतार चढ़ाव बहुत देखे, जैसे आप कह रहे हैं। सिर्फ मैंने नहीं, इंडस्ट्री ने देखे तो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कलाकार हों, टेक्नीशियन हों, सभी ने उतार चढ़ाव देखे। और पिछले 2.5 साल में कोरोना काल में जो दिक्कतें आई हैं वो हम सब ने झेली और इसका असर आगे 6 महीने तक चलेगा, मुझे लगता है 6-8 महीने और कभी कभार मतलब रिग्रेट भी होता है कि कुछ काम जो मेरे हाथ आए किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, वो किसी और ने किया और फिर उसको वो सक्सेस और सफलता हासिल हुई। कभी कभार ऐसे काम मिले हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिसकी वे मिलने वाले हैं। बहुत से अच्छे दोस्त बनाए, बहुत से अच्छे रिलेशंस बनाए, बहुतों को खोया है। इतने लोगों का देहांत हुआ है, सीनियर्स हमारे, सिर्फ कोरोना काल से नहीं। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप जो परिवर्तन, जब हमने लो बैंड से स्टार्ट किया था, लो बैंड से फिर हाई बैंड पे गए, हाई बैंड से डिजिटल पर आए, उसके बाद आजकल फिल्म कैमरों पे सीरियल शूट हो रहे हैं। फिल्म में हमने देखा था कि बड़े बड़े आईफ्लेक्स कैमरास थे, बहुत भयंकर लाइटें थी जिसमें आंखें खोलना मुश्किल हो जाता था। और आज सॉफ्ट लाइट्स हैं, नेगेटिव पे शूट होता था, नेगेटिव पे एडिट होता था, ज़्यादा टेक नहीं दे पाते थे। आज की डेट में सब कुछ आसान हो गया है। पहले बहुत सारी डबिंग करनी पड़ती थी, अब डबिंग नहीं करनी पड़ती है। तो परिवर्तन तो आई थिंक जीवन का एक हिस्सा है और उसको स्पेशली जो क्रिएटिव लोग हैं वो इस परिवर्तन का हिस्सा बन जाते हैं। एक है कि किसी से कोई मलाल नहीं है और अपनी किस्मत को कोसता नहीं, और जो है वो ऊपर वाले की देन। जो प्यार मिला है वो दर्शकों ने दिया है, जिन लोगों ने जो सराहा है और मीडिया ने साथ दिया है। और बस एक राह पकड़ी है मैंने और कभी टेढ़ी राह में गया नहीं। आई थिंक वही है मेरे 27-28 साल का जो सफ़र है, बस उसका एक संक्षिप्त में जो उसका एक वर्णन है। तो 28 साल के दौरान आपके करियर में कई टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, वो क्या रहे हैं? सबसे पहला टर्निंग पॉइंट तो मेरा पहला धारावाहिक था शांति। उससे जिस तरह की माइलेज मिली, आज भी इतने साल बाद भी लोग मुझे शांति के उस कैरेक्टर विजय की तरह से याद करते हैं। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आगे जाके जो मेरा स्ट्रगल वाला जो दौर था वो कम हो गया। लक्ष्य में एक छोटा रोल किया था जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। सलीम आरिफ साहब और गुलजार साहब के साथ पिछले 11 साल से जो काम कर रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे लगता है कि हर जो भी फ्रीलांसर होता है ना सर, उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आने वाला ये पता नहीं होता, और वो टर्निंग पॉइंट अच्छे के लिए या बुरे के लिए ये भी नहीं आपको पता होता। किसी को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली, किसी को नहीं पता था कि रिसेशन आएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी या स्ट्राइक होगी या कहीं आग लगेगी, ये होगा, टीवी चैनल अचानक बंद हो जाएंगे, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्सेस आ जाएंगे। तो टर्निंग पॉइंट हर कलाकार के लिए, और फ्रीलांसर यही इसी उम्मीद में जीता है कि अगला टर्निंग पॉइंट अच्छाई की तरफ होगा और अच्छाई की तरफ होगा। आशा पारिक जी का कोरा कागज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने उस टाइम स्टार प्लस एक बहुत ही छोटा चैनल था, मतलब ज़्यादा लोग देखते नहीं थे। और झांसी की रानी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। धर्मक्षेत्र जो कि एपिक और नेटफ्लिक्स पर आता है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भेजा फ्राई 2 एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। तो फिल्मों में फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये सिर्फ टीवी नहीं, फिल्म भी कर सकता है। रंगमंच से जुड़ा रहा और रंगमंच पे अनेकों चुनौतियाँ आई, अनेकों अच्छे किरदार करने को मिले। और मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर या एक कलाकार होने के नाते अभी भी रुका हूँ कि हो सकता है कल मेरा टर्निंग पॉइंट आ जाए, क्योंकि अमरीश जी का भी टर्निंग पॉइंट शायद इसी उम्र में आया था।
तो मैं उसी टर्निंग पॉइंट की तलाश में हूँ। और मतलब सिर्फ मेरे अपने नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मेरे सह कलाकार हैं, जितने भी सह टेक्नीशियंस हैं, उनका अच्छा टर्निंग पॉइंट है। कहा जाता है कि एक कलाकार की परवरिश जिस ढंग से होती है उसका कहीं ना कहीं उसके अभिनय में असर होता है। आपकी माँ शिक्षक थी, उसने आपको अभिनय में कितनी मदद की? उनसे क्या ऐसी बात सीखी थी आपने? मेरी मम्मी सिर्फ शिक्षक नहीं थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कल्चरल एक्टिविटीज़ में, वाद विवाद के लिए, अच्छे लेखन के लिए, थिएटर करने के लिए बहुत प्रोत्साहन किया। और वो शायद कहीं ना कहीं मेरे घर में वो सारी बातें आई। मम्मी के होते हुए बड़े बड़े लोगों को घर में आते हुए देखा। पंडित नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन जी, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर राई मसूद रजा, प्रोफेसर नंदलाल पाठक, प्रोफेसर वसंत देव, विजय तेंदुलकर, इनका घर पे आना, दुबे जी, सत्यदेव दुबे जी, अब इनका घर पे आना, साहित्य को डिस्कस करना, थिएटर को डिस्कस करना, थिएटर से जुड़ी पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, समाज में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ मुझे। और मम्मी के कहने पर, फोर्स कहने पर जो मैं इंजीनियरिंग की मैंने, और वो मुझे लगता है कि मेरा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से जो व्यवहार है, प्लस एक्टिंग एज अ क्राफ्ट को लेके जो मैं टैकल करता हूँ, मुझे रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंतर को समझने में बहुत बहुत बड़ा साथ दिया। क्योंकि बहुत लोग इस प्रवाह में बह जाते हैं कि जब सक्सेस बहुत मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत फेलियर मिलती है तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो मम्मी के आई थिंक ये एक शिक्षक होना, एक प्रोफेसर होना, एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होना, उसकी वजह से ना तो मुझे ज़्यादा सक्सेस ने कभी इफेक्ट किया है, ना ज़्यादा फेलियर ने मुझे इफेक्ट किया है। ये एक काम है, एक कार्य है, एक कला है, जिसमें मुझे अपनी अर्थी तक बेहतर करना है, बस उतना मैंने इसको। और वो मुझे लगता है कि आज तक 28 साल में 140 के ऊपर धारावाहिक हो गया, 50 के लगभग फिल्में कर ली, अभी 25-30 वेब सीरीज कर ली, बहुत से विज्ञापन किए, वॉइस ओवर्स किए। चूंकि मैंने उसको फॉलो किया, इसलिए लगातार काम मिलता गया। और कभी मैंने अपने काम का बखान नहीं किया। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा काम बोला है, मैंने कभी छतों पर जाके ये नहीं चिल्लाया कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है मेरी मम्मी ने ये कहा था कि भाई काम करो, जैसे हम मतलब कृष्ण जी ने अर्जुन को भी यही कहा था, तो भाई काम करते रहो, एक काम से बाद अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो। कभी कभार ये भी लगा कि भाई आपके काम को सराहा नहीं गया। तब जब मम्मी जब वो जिंदा थी, अब तो इंतकाल हो गया मम्मी का, तो वो बोलती थी कि दिस टू शैल पास, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, टेक फेलियर इन योर स्ट्राइड। तो उस फेलियर को स्ट्राइड में लेना शायद मम्मी की वजह से। आपके घर में जब आपकी मम्मी से मेरे बड़े बड़े साहित्यकार आया करते थे, उस वक्त आप उनकी बातें सुना करते थे, या और आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता था, कुछ याद है? मुझे याद है जब राही साहब, पाठक जी, नरेंद्र शर्मा, ये जब महाभारत, जब बी आर चोपड़ा साहब का जब ये डिस्कस करते थे, और जब मैंने दुबे जी को पहली बार रंगमंच पे देखा था, जब तेंदुलकर के नाटक, मुझे लगा था कि एक दिन, क्योंकि ये चौथी पांचवी, हम स्कूल में नाटक जैसे होता है, एनुअल डे प्ले तो करते ही थे कि भाई एक हिंदी नाटक होता है, एक अंग्रेजी नाटक होता है, लेकिन थिएटर के प्रति रुचि, साहित्य के प्रति रुचि, और मैं अपने आप को इन किरदारों में इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि आज मैं लक्ष्मण हूँ, आज मैं रावण हूँ, आज मैं द्रोणाचार्य हूँ, है ना, आज मैं औरंगजेब, आज मैं हिटलर, आज मैं चार्ली चैपलिन। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे, और इसीलिए जब मैंने थिएटर की पढ़ाई शुरू की या थिएटर प्रैक्टिस करना शुरू किया, ये इमोशनल मेमोरी जिसको हम कहते हैं कलाकार के लिए, ये मेरे को पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और इन साहित्यकारों से ये पता चला, क्योंकि वो एक एक्टर को या एक स्क्रिप्ट को या एक सीन को किस लेवल पर देखते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि किताब अच्छी होती है, फिल्म अच्छी नहीं होती, या फिल्म अच्छी होती है, किताब मीडियोकर होती है। वो अंतर मुझे समझ में आया, और इसीलिए अपने काम को एज अ क्रिटिक देखना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन वो जो बातें थी, वो जो दौर था, वो साहित्य का दौर, वो बैठकें, वो, क्योंकि आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, सही है ना। मेरे बहुत से यंग कलाकार जो सेट पर आते देखते हैं, मेरे बैग में हमेशा 4 या 5 किताबें पड़ी रहती हैं कि सर आप बोर नहीं होते? अब मैं कहा यार मैं क्या करूँ,
किसी ने कहा था कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप कभी अकेले नहीं महसूस करेंगे। तो वो पढ़ना, अपने आप को आगे सुधारना और वो सारी बातें याद आना, अब भी जब मैं अमृतलाल नागर जी की कोई उपन्यास पढ़ता हूँ या हरिशंकर परसाई जी की किताब पढ़ता हूँ तो मुझे ये बात उन्होंने की थी, राय साहब ने बात की थी, या प्रोफेसर देव ने ये बात कही थी, या अपने धनवीर भारती जी आए थे घर पे तो उन्होंने ये मेंशन किया था अंधा युग। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि उनकी वजह से मुझे लगता है बहुत संपूर्ण जीवन जिया है मैंने। चलिए, आप लंबे समय से सलीम आरिफ और गुलजार साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करते आपने क्यों क्या सीखा, क्योंकि इनका जो काम है वो बाकी फिल्म और सीरियल से काफ़ी अलग है। एक तो सलीम भाई ज़्यादातर जो अजय शुक्ला जी का लिखे हुए 2 नाटक किए उन्होंने, बाकी गुलजार साहब के लिखे हुए नाटक किए हुए, या जावेद सिद्दीकी साहब के लिखे हुए नाटक किए, और ऑफकोर्स हमने ओ हेनरी की कहानियों को भी गुलजार साहब ने अडेप्ट किया। सलीम भाई बहुत सुलझे हुए, प्रोडक्शन डिज़ाइन और डायरेक्शन और इतिहास की समझ बहुत ज़्यादा है उनको, और वो उन डायरेक्टरों में से हैं कि वो कलाकार को इसीलिए कास्ट करते हुए जानते हैं कलाकार अपना काम जानता है, ये मेरा जो लिखा हुई स्क्रिप्ट है उसको वो पढ़ाएगा। गुलजार साहब के बारे में मेरा कहना तो बहुत छोटा मुँह बड़ी बात होगा, क्योंकि मतलब उनके बारे में सभी अच्छा बोलते हैं, और उनके साथ 8-9 साल मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मतलब वो कुछ दैवी शक्ति है उनमें, कुछ देवत्व है, कुछ किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। नॉलेज का मतलब मैं कहूँगा कि पहाड़ है, नॉलेज के माउंट एवरेस्ट है, हर चीज़ के बारे में, आर्ट के बारे में, कल्चरल के बारे में, रिलीजन के बारे में सेंसिटिव है। छोटे छोटे आदमी के दुख पर रो देते हैं। कहीं हम गए थे चंडीगढ़ शो करनी, मुझे यानी पटना गए थे, मुझे कहता मुझे यहाँ के समोसे बड़े अच्छे है ना, फिर समोसे खाते खाते उन्होंने कुछ 2 बातें कह दी, वो भी एक शेर था। मतलब सलीम आरिफ, लुबना, गुलजार साहब के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं क्या कहूँ, मतलब अभी तो कभी ऑलमोस्ट ये पैंडेमिक में मिल नहीं पाया सर को, सिर्फ जन्मदिन पर उनको विश किया था। उनके साथ बैठ के सिर्फ लगता है कि सुनो, उनकी आवाज़ को सुनो, उनके हर कहे हुए लफ्ज़ को सुनो, उनके हर जेस्चर को नोटिस करो कि ये आदमी क्या है। मतलब ये मतलब आई एम श्योर मेरे जैसे ऐसे बहुत से हज़ारों लोग होंगे इस देश में जो इसके बारे में बात, लेकिन हैं गुलजार साहब इसलिए गुलजार साहब। कलाकार के अंदर विनम्रता होती है, दयालुता होती है, और चिंता से किसी संस्था को संचालित करना, वहाँ दोनों चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और आप दोनों में कैसे संभालते हैं? तो जब सिंटा ज्वाइन किया था तब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, उसके बाद सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी बना, मैं जनरल सेक्रेटरी। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर एसोसिएशन, ब्रॉडकास्टर्स और मेरे कलाकार, उनको कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि कुछ तो सही काम कर रहा है। हम पूरी अपने जीवन में हर एक को खुश नहीं कर सकते। हो सकता है कि मेरे सह कलाकार, मेरे एसोसिएशन मेंबर्स कुछ में से खुश नहीं है, कुछ प्रोड्यूसर में से खुश नहीं है। हो सकता है कि बहुत से प्रोड्यूसर्स ने मुझे बीच में काम देना बंद किया क्योंकि मैं सेंटा का जनरल सेक्रेटरी था। लेकिन मुझे सिर्फ एक अटूट विश्वास है कि जो भी कर रहा हूँ सच्चे मन से कर रहा हूँ। सामने खड़ा हूँ आज भी। अगर सेंटा का जनरल सेक्रेटरी होता, मैंने लड़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन एक सही मुद्दे पर किया जो प्रोड्यूसर समझते हैं। जहाँ पे मेरा कलाकार गलत हुआ, मैंने कलाकार को डांटा, उसको रिप्रिमेंड किया, डिसिप्लिन भी किया। सेंटा में हमें ना तो स्टाइपेंड मिलता है, ना तो कन्वेंस मिलता है। हम अपने पेट्रोल फूक के जाता हूँ, सिर्फ सेंटा वाले हमको चाय कॉफ़ी पिला देते हैं। वो जो स्टाफ पीता है वही हम पीते हैं। जब हमारी ईसी मीटिंग होती है तो बिस्किट समोसे भी हम बाहर से अपने पैसे में मंगाते हैं। किसी का जन्मदिन होता है, चाहे स्टाफ का हो, अपने पैसे से करते। एक सुख ही है कि मैं ये मानता हूँ कि हर कलाकार, सिर्फ एक्टर नहीं, हर कलाकार शिक्षित है मानसिक रूप से। उसके एजुकेशन की बात नहीं कर, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो। उस जमात को एक रिस्पेक्ट, एक अहमियत देनी चाहिए, और वो उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। एंड उसके लिए मैं सक्सेसफुल भी हूँ और मैनेज कर रहा हूँ। और दोनों जगह से अभी फिलहाल तो लकीली पैंडेमिक में, कोविड के समय है ना, हमें एक जूम पे मीटिंग्स करना, ईमेल से, इंटरनेट का, गूगल मीट का, व्हाट्सएप कॉलिंग से काफ़ी कुछ रिमोट कंट्रोल पर हो जाता है। और मेरे अलावा जो मेरे बाकी के 20 ईसी मेंबर्स हैं, उनका भी साथ होता है। बट प्रोड्यूसर्स
को ये समझ में आ गया कि ये संस्था और इस संस्था के जो लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, ये ये जो करना चाहते हैं ना, ये इंडस्ट्री को एक तरह से इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं उसको अच्छा करना चाहते हैं। कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। हाँ, जब मुद्दा लड़ाई का हो, किसी का एकदम आर्थिक शोषण हो रहा हो या शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा हो, उसमें हम खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे एक्टर का हो, उसके लिए इकोसिस्टम का बैलेंस करना जरूरी है। चलिए सर, बात कर लेते हैं सीरियल की। सीरियल ब्रज के गोपाल का जब आपको ऑफर मिला, क्या वजह है कि आपने सोचा इसको किया जाना चाहिए? किस बात ने आपको अंदर से उत्साहित किया? सर, एक तो क्या है कि जब छोटे थे ना, अमर चित्र कथा में हमने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में बहुत पढ़ा था। फिर भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था, और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मुझे कास्टिंग वाले का फ़ोन आया नवंबर दिसंबर में, मैंने कम से कम 10-12 बार मना कर दिया होगा। फिर शांतनु से मेरी बात हुई, बाकी के लोगों से बात हुई, बोले अमित जी, इस शो ही कृष्ण और उसके सबसे प्यारे भक्त और सबसे अद्भुत भक्त, जिसके अंदर राधा भी थी, कृष्ण भी था, जो अपने आप को मतलब प्रभु के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी, जिसके बारे में बुरा नहीं सोचा, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के रिश्ते के, मैंने कहा फिर ये करने लायक है। फिर पता चला कि ब्रिजमोहन पांडे लिख रहे हैं हमको, उनके लेखन बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मैं एक ट्रायल शूट के लिए आया था, जब मैंने लाइनें पढ़ी और जिस तरह से लेखन, फिर जब इन्होंने मुझे चौपाई भेजी, मैं कहा ये शो करने लायक है। हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कॉस्ट्यूम ड्रामा बहुत किए मैंने, मतलब डॉक्टर चंद्रप्रकाश के साथ पूरा उपनिषद गंगा के 52 एपिसोड कर दिए मैंने। और चैतन्य महाप्रभु टीवी पे आया नहीं है कभी, और अपने भक्त को की रक्षा करने के लिए, उसकी गुहार सुनने के लिए कृष्ण धरती पर आ रहे हैं दूसरा रूप लेके, और कैसे वृंदावन रिक्रिएट किया गया। तो एक फिक्शन भी है, माइथो है, रियलिस्टिक फील भी है, भजन भी हैं, चौपाइयाँ भी हैं, इसकी सुध-बुध खो के अपने प्रभु के लिए कहीं भी चले जाना, नंगे पैर चले जाना, पानी के ऊपर चले जाना, और जो कृष्ण नहीं मिलते हैं तो एक डिसअपॉइंट होना। फिर जब असली रूप में, मतलब गोपाल के रूप में जब एक आते हैं, ग्वाले के रूप में जब आते हैं, तो कृष्ण गोपाल और चैतन्य की जो नोक-झोंक, कि जब भी ये कहते हैं कि मेरे प्रभु गोपाल, तो ये ग्वाला आ जाता है सामने कि मैं तो आ गया। तो मैंने कहा मैं तो अपने प्रभु गोपाल से बात कर रहा हूँ, तुम आ गए हो सामने। वो नोक-झोंक और जो छेड़खानी कृष्ण करते हैं इसके साथ, और गांव के जितने बाकी जो बुरे लोग हैं या जो साहूकार हैं या ज्ञानधर हैं जो इसके साथ बुरा करते हैं, इस बुराई को भी वो अच्छाई में कन्वर्ट करने की जो कोशिश है। तो मैं कहा यार करते हैं, मज़ा आएगा। कि बहुत दिनों बाद कुछ लगा कि यार चैतन्य महाप्रभु करना एक, और इस्कॉन के लिए बहुत साल पहले चैतन्य महाप्रभु स्टेज पे किया था मैंने। तो मुझे याद है कि उस वक्त वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और स्वामी प्रभुपाद अपने आप को तो चैतन्य महाप्रभु का एक रूप ही मानते हैं, और तो इसीलिए मुझे लगा कि यार ये करते हैं। और जब अब मुझे लग रहा है कि वाकई मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो कई बार आप एक काम पकड़ लेते हैं, लेकिन आप कमिटेड है, आपको पोस्ट भी होती है, लेकिन मज़ा आ रहा है। और फिजिकली टैक्सिंग है मेरे लिए, क्योंकि सुध-बुध खोना और ये खोना, सुर पकड़ने में कुछ दिन लगे, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है। खुद को चैतन्य महाप्रभु के डालने के लिए किस ढंग की आपकी अपनी तैयारी रही है, और पहले कितना जानते और अब कितना जानने लगे हैं? मैंने ना जिस दिन जब पता चला, तो एक तो बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत पढ़ा, कुछ इस्कॉन की वीडियोस देखे मैंने, फिर शांतनु हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ बहुत बातचीत की, डायरेक्टर के साथ बहुत बातचीत की। अब ये है कि फिर बंगाल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि वो थे बंगाल के, और जो उनके फॉलोअर्स रहे और जो भक्ति मूवमेंट को फॉलो करते हैं, उनसे बातचीत की, उनका क्या इंप्रेशन है चैतन्य महाप्रभु। तो एक चीज़ ये था कि और धीरे धीरे ये ग्रो हो रहा है कि अभी मतलब सुर पकड़ने में ना एक क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि पूरे गांव के जो बुरे लोग हैं या जो विलेंस हैं शो के, वो इसकी हर राह में ना एक बाधा डालते हैं, अड़चन डालते हैं, कुटिया जला देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन इसको अपने प्रभु का जो अटूट विश्वास, आज की डेट में जिस तरह का माहौल है उसके आसपास, उस तरह का
कंपोजर लाने में बहुत कठिनाई होती है। और कभी कभार मुझे ना मतलब जब मैं इसकी शूट पर आता हूँ ना तो बहुत कंपोज करना पड़ता है कि एक सहनशीलता चाहिए, सहजता चाहिए, पीस चाहिए। और वो पीस लाने की जो एक कोशिश है कि कहीं भी इसके दुखी सिर्फ तब होता है जब प्रभु के दर्शन नहीं होते। हल्का सा नाराज होता है जब ग्वाला उसके सामने आ जाता है, बाकी इसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है। तो उसके लिए वो प्रयास कर रहा हूँ, देखते दर्शक इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अब तक जो आपने शूटिंग की है उसके क्या अनुभव रहे हैं? इस शो के जी हाँ। बहुत बहुत मतलब मेरे लिए बहुत टफ रहा है, मतलब बहुत ही टफ रहा है, क्योंकि जंगल में नंगे पांव घूम के चौपाई गाना, पांव में कांटे लगना, पत्थर लगना, एंट्री पूरी हमने ड्रोन पे शूट की, पूरी फिल्म की तरह शूट हुआ है। और सीक्वेंसेस ही ऐसे हैं। लेकिन क्या है ना, जब आप ये 12 घंटे शूट करके आप घर जाते हो ना तो फिजिकल थकान होती है, मेंटल थकान नहीं होती। कई बार आप ऐसे काम करते हो जहाँ आप फिजिकली तो फ्रेश हो बट मेंटल थकान होती है। जब आप मेंटल थकान नहीं होती और आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, आज अच्छे काम किया, ये 12 घंटा मजा है, वो फीलिंग आ रही है। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? अभी एक MX की सीरीज है जो ग्रेटर नोएडा में शूट हो रही है, बियॉन्ड ड्रीम्स की, जख्म नाम है उसका। वो लंबी सीरीज है, उसकी शूटिंग अभी मतलब एक आध दिन बीच में शूटिंग हो रही है। और फिल्म अभी है शहर एक जिसको फेस्टिवल सर्किट में घूम रही है, द कन्वर्जन नाम की एक फिल्म आ रही है शायद अगले महीने। तो उसके रिलीज के लिए रुका हूँ। कश्मीर फाइल्स में एक छोटा सा रोल किया, जो फिल्म हिट हो गई है तो जाहिर है लोगों को रोल भी अच्छा ही लगा। तो ये इनफैक्ट ये 2 शोज के अलावा और विक्रम भट्ट की फिल्म 1920 रिटर्न्स जो उनकी बेटी डायरेक्ट कर रही है वो कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग रहा है तो वो MX की सीरीज में महीने के 3-4 दिन देता हूँ, बाकी का मेजर काम यही है। और बस सिंटा। आपको साहित्यिक माहौल मिला तो फिर आपने कभी लेखन के बारे में कुछ नहीं सोचा तो लिखा जाए? बहुत लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है मैंने। और क्या है, लेखन के लिए ना एक आपको 2016 में घर जल गया मेरा, मम्मी का देहांत हुआ, मदर इन लॉ का देहांत हुआ, पापा का देहांत हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें में ना, तो आपको एक लेखक को लिखने के लिए या तो आप उस जमाने में जब मंटो ने लिखा था या प्रेमचंद ने लिखा था, आज की डेट में आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, लेखन के लिए आपको समय चाहिए, शांति चाहिए। सही बात। अब वो जिस दिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम मिले, 1-2 मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हैं, कुछ लिख देता हूँ ऐसे ही, कुछ स्पीच लिख देता हूँ, कुछ ये है, लेकिन 2-3 थॉट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं लिखूँ। और इनहेरेंटली मुझे लगता है कि मैं लिखूँगा उसको इंग्लिश में, लेकिन किसी ऐसे सोच वाला जो जिसके साथ मेरी सोच है उसको मैं एक डेफिनेटली हिंदी में अडैप्ट करना चाहूँगा। और बस आई एम होपफुल कि ये सपना 2023 तक पूरा हो। चलिए अमित बाल जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।